हेलो एवरीवन, बोर्ड वा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आज आप लोगों ने अपने ऑफलाइन क्लासेज में क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में अपना जनवरी का मंथली एग्जाम दिया है, तो उसी का हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हर एक महीना मंथली एग्जाम लिया जाता है, जो कि पिछले 4-5 सालों से लगातार चल रहा है और कभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने टेस्ट दिया है जनवरी महीने का, बहुत ही कम समय में पढ़ाई किया था, मात्र 15 दिन का पढ़ाई का ही आप लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन को खूब बढ़िया से डिस्कस करते हैं और आपका कितना सही है। हमें पता है कि आपका पूरा सही होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 100% सही होगा तो आपको 10th क्लास में 500 रुपए का इनाम मिलेगा। ओके, चलिए तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। आपका कितना सही है आप बताइएगा, कमेंट कीजिए और एक एक आंसर मिला दीजिए। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही कम पढ़ाई हुआ है आपका, मात्र 15 दिन में। उसी में से प्रश्न पूछा गया था, तो लगभग तो सबका सही होगा। चलिए देखते हैं किनका कितना सही है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में 52 वर्ण है, ये तो सभी लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार जिसको अंग को बताया गया था और विसर्ग जो कि अह को बताया गया था, याद रखिएगा। इसके लिए एक और नाम बताया गया था, अयोगवाह। क्या कहा जाता है बेटा? अयोगवाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण पूछा गया है, तो वर्ण मात्र 2 प्रकार के होते हैं, वो स्वर होता है, वो व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण मात्र 11 गो है, याद रखिएगा। 13 को मत बोल दीजिएगा। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, वो स्वर में नहीं गिने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, ज का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने आपको बताया था, सिखाया था, कोई भी वर्ण आए क से लेकर के म तक, उसको बोलिए, आप ऑटोमेटिक बता देंगे कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। ज, ज, च, छ, ज, झ, इय। कहाँ से आ रहा है? तो दांत के ऊपर देखिए टच कर रहा है, यानी कि जिसमें दांत धंसा हुआ है वहां पर, तो उसको क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। और सबसे ऊपर क्या है? जहां पर एकदम चिकना सटा हो, जैसे ट जैसे बोलते हैं, जीभ देखिए एकदम ऊपर सट रहा है ना, वो मूर्धरा होता है। बाकी दांत, ओठ और कंठ तो सबको पता ही है। तो ज कहां से आया था? तालु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? जी हाँ सर, व्यंजन के 3 प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। उष्म स्पर्श कौन कौन है? क से लेकर के म तक। अंतःस्थ कौन है? य, र, ल, व। उष्म कौन है? तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तो इसमें देख लीजिए, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह में कौन है? यहाँ पर देखिए दंती स दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कंडीशन लगाया गया स्वर वर्ण के भेद के साथ। मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर कभी भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि स्वर के कितने भेद हैं, तो हम 2 टिक करेंगे। जी हाँ, कितना टिक करेंगे? 2। लेकिन अगर कंडीशन लगा दिया जाता है कि जैसे क्लास में बताया गया था कि उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और एगो प्लुत। 3 गो होता है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 ही होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया गया है। कभी डायरेक्ट पूछे कि स्वर के कितने भेद हैं, तो क्या टिक करेंगे? 2, याद रखिएगा। नहीं तो अगर उस समय 3 टिक करते हैं तो वैसा देखा जाए तो 5 भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाति के आधार पर भी तो स्वर को बांटा गया है ना, एगो सजातीय और एगो विजातीय, 2 गो होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? ऊपर बताया गया था अंतःस्थ कौन होता है, य, र, ल, व। ढूंढ लीजिए इसमें य, र, ल, व में कौन है। यहाँ पे ल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर बोलिए या ह्रस्व स्वर बोलिए, बात सेम है। द्विमात्रिक स्वर बोलिए या दीर्घ स्वर बोलिए, त्रिमात्रिक स्वर बोलिए या प्लुत स्वर बोलिए, बात सेम है। तो एक मात्रिक स्वर कौन होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 गो होते हैं, सभी को पता है। अ, छोटी, छोटा ऊ और ये री। त्र क्या है? जी हाँ सर, त्र क्या है? तो त्र को भी व्यंजन की गिनती में है। ठीक है, व्यंजन है, लेकिन व्यंजन के प्रकार में नहीं आता है, याद रखिएगा। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये इसके लिए एक संयुक्त व्यंजन, इसको अलग से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बना जाता है, मतलब बनाया जाता है, इसलिए संयुक्त व्यंजन होता है। तो त्र किससे बनता है? आपको बताया गया था क्लास में, त और र के मिलने से क्या बनता है? त्र बनता है। ठीक है,
तो ये क्या है बेटा, संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भ का उच्चारण स्थान क्या है, बोलिए भ, भ ओठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है। अगला है ल का ल कौन सा व्यंजन है, ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ल कौन सा व्यंजन है, ऊपर बताया गया था ना, य र ल व, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन कहाँ पर है, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ये वो उष्म व्यंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वही सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों के अंत में हलंत लाने पर यानी लगाने पर उसका मान क्या हो जाता है, तो बिल्कुल आधा हो जाता है, बताया गया था। जी हाँ, मूल व्यंजन 33 को होता है, हलंत लगा, याद रखिएगा, वो मूल व्यंजन होते हैं। बाकी उसमें अगर स्वर जोड़ दिया जाता है तो व्यंजन बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन मूल व्यंजन नहीं होते। स्वर याद रखिएगा, हल सहित व्यंजन ही क्या होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं स्वर रहित व्यंजन ही मूल व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बाबू। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक आपको बताया गया था, नासिका और मुख से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक वर्ण होते हैं। यहाँ पे वर्ण की बात हो रही है, चिन्ह की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। तो वर्ण कौन कौन होते हैं, वो पंचमाक्षर होता है, और कौन सा होता है, याद कीजिए, अनुस्वार होता है, और वो क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। तो उस तरह से देखा जाए तो पंचमाक्षर कौन कौन है, 5 गो है। जो 5वां अक्षर होता है, एगो अंग है, एगो य है, एगो अड़ा है, एगो न है और एगो म है। अब बाकी जो 2 गो होता है वो तो चिन्ह है, जैसे बिंदु है, अगला क्या है सर, चंद्र बिंदु है, यही ना है। तो ये वर्ण नहीं है, ये वर्णों के साथ लिखे जाते हैं, याद रखिएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होगा, 5 होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसकी गिनती नहीं की जाएगी, अनुनासिक वर्ण 5। चलिए हाँ, इसका 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, इनमें से मूल व्यंजन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा सर। मूल व्यंजन मैंने क्या बोला था, मूल व्यंजन सबसे पहला टॉपिक 33 गो होता है। तो 33 गो कहां से कहां तक होता है, मैंने क्लास में बताया भी था, क से लेके म तक ले 25, य र ल व 4 गो अंतःस्थ व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ध्यान से सुनिएगा, और ये कौन, उष्म व्यंजन। तो 25 4 29, और फिर उष्म व्यंजन तलावे से मूर्धन्य से दंती से और 4 गो 33 हो गया ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा बाबू, उसमें केवल एगो अंग मिल रहा है। ये जो आप ड और ढ देख रहे हैं ना, ड और ढ, ये हिंदी के अपने व्यंजन माने जाते हैं, जो ट वर्ग के ड और ढ वर्ण के नीचे बिंदु देने से बनते हैं, याद रखिएगा, ये मूल व्यंजन में नहीं आएंगे, याद रहेगा। तो कौन होगा सर मूल व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से सभी कोई ठीक नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ड और ढ देखिए नीचे बिंदु लगा करके लिखा गया है, बिंदु सहित लिखा गया है, बिंदु रहित नहीं लिखा गया है। जब हम क ख ग लिखते हैं, आपको क्लास में बताया गया था, तो ट ठ ड ढ जब लिखा जाता है ना, तो उसमें ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं दिया जाता है। आपको बहुत बेहतर तरीके से तल बिंदु वाले व्यंजन पढ़ाए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कि बिंदु कहां पर लगाना है, किस वर्ड के साथ लगाना है और कैसे लगाना है। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक से, ड और ढ बिंदु के साथ आता है तो शुरुआत में तो कभी नहीं आएगा बिंदु, जैसे ढोलक हो गया, बिना बिंदु का लिखा जाता है। वही ड और ढ अगर वर्ड के यानी शब्द के बीच में या फिर लास्ट में तो बिंदु के साथ ही आते हैं, जैसे पढ़ाई हो गया, हथकड़ी हो गया, याद रखिएगा। अब डमरू लिखना है तो क्या बिंदु लगाएंगे नीचे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए कवर्ती छ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, छ की रचना किन 2 व्यंजनों के मेल से हुई है, तो आपको बताया गया था, क और पेटकाटा स, हाँ मूर्धन्य स के मिलने से क्या बना हुआ है, कवर्ती छ बना हुआ है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क और ये वाला स। आगे बढ़ते हैं, ज्ञ वर्ण का निर्माण किन से होता है, ज्ञ वर्ण, ज्ञ ज्ञ ज्ञ, तो ज्ञ पूछा है ना, तो ज्ञ याद रखिएगा बाबू, ज और इयों के मिलने से बना है ज्ञ। तो ज और इयों ढूंढ लीजिए लो किधर है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला है, तो अजोड़ र के मेल से कौन सा संयुक्ताक्षर बनता है, ऊपर बताया गया था त र, बोलने से ही आ रहा है त्र, तो त्र किधर है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है स्र। स्र की रचना किन वर्णों से हुई है? तो स्र पूछा है ना, तो याद रखिएगा तालाबे स का आधा और र के मिलने से स्र बना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाँ वही वाला आ गया ऊपर, ड और ये ढ बिंदु के साथ आया है। व्यंजनों के नीचे जो बिंदु दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो तल बिंदु वाले व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तल बिंदु वाले, यानी कि तल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, ड और ढ को और किस नाम से जाना जाता है? तो ड और ढ हिंदी के अपने व्यंजन के साथ साथ इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो गुण है। एगो तो ड और ढ है जो कि ट वर्ग का व्यंजन है, और साथ ही साथ इसमें बिंदु दे दिया जाता है, याद रखिए, इसलिए दो गुण है, तो इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विगुण व्यंजनों ड और ढ का प्रयोग शब्द में कहाँ नहीं किया जाता है? शुरुआत में नहीं किया जाता है, मैंने ऊपर भी बताया था, याद रखिएगा। तो शुरू में नहीं होता है, तो शब्द के अंत में, शब्द के शुरू में नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर, बाकी अंत में और शब्दों के बीच में, अक्षरों के बीच में हो सकता है, होता है। चलिए हाँ, आगे देखते हैं सर। खाली हिंदी में ड और ढ के नीचे नीचे बिंदु लगाया जाता है, बाकी इसके साथ साथ आपको अरबी, फारसी यानी उर्दू वाला और अंग्रेजी के भी कुछ शब्द हैं जिसके नीचे बिंदु लगाया जाता है, याद रखिएगा, वो भी आपको बताया गया था। ध्वनि विशेष के लिए लगाया जाता है, उच्चारण विशेष के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अरबी फारसी के शब्दों में ध्वनि विशेष के लिए किनके नीचे बिंदु लगाया जाता है? तो आपको बताया गया था क, ख, ग, ज और फ। जी हाँ, इसके नीचे बिंदु लगाया जाता है, किसमें? अरबी और फारसी यानी उर्दू में। तो क, ख, ग, ज, ठीक है। प, फ, प कहाँ से आया भाई? ये गलत है। क, ख, ग, ज, छ नहीं होता है। क, ख, ग, ज, फ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीरो और फास्ट नीचे बिंदु लगाए। अंग्रेजी के भी शब्द बताए गए, तो अंग्रेजी में मात्र दो शब्द होता है, याद रखिएगा, ज और फ। कौन कौन होता है? ज और फ। तो जीरो और फास्ट शब्द किस भाषा से प्रभाव से हिंदी में आए हैं? तो अंग्रेजी भाषा कैसे ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलम और बाजार जैसे शब्दों में क और ज का प्रयोग, यानी नीचे बिंदु लगाकर का प्रयोग किस लिए होता है? तो मैंने ऊपर बताया था कि ध्वनि विशेष के लिए होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर, सुंदरता के लिए नहीं, ध्वनि विशेष के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञ। ज्ञ किन दो वर्णों का संयुक्ताक्षर है? ऊपर आया था क्या ये क्वेश्चन बाबू? खैर कोई बात नहीं, दोबारा आ गया, अच्छी बात है। तो ज और इय के मिलने से ज्ञ बना है, याद रखिएगा। तो ज और इय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ आ डायरेक्ट कंठ से आता है, याद रखिएगा, तो कंठ है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है री। री, री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान मूर्धरा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ल और स किस प्रकार के वर्ण हैं? ल और स किस प्रकार के वर्ण हैं? तो देखिए ल और जो स होता है ये दंत, दंत से आता है। वो खूब बढ़िया बात बताएं, आपको याद रखिएगा, कभी भी भाई स वाला है ना, ये स हो चाहे ये स हो चाहे हई स हो, सुनिएगा ध्यान से, कितना बढ़िया है। तालाबे स, क्या लिखा है? तालाबे स, तालाबे, तालू, तालाबे स तालू, तालू से आता है, बात खत्म। ये क्या लिखा है बाबू? मूर्धन्य स, मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धरा, मूर्धन्य स, मूर्धरा से आता है। ये क्या लिखा है? दंती स, दंती यानी दांत, दांत, दंती स यानी दांत। तो दिखाई दे रहा है दंती स, तो दंते टिक कर देंगे, कब? जब नहीं याद होगा तब। याद दंते होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो याद रखिएगा, वह जो वर्ण होता है, और वो जो होता है वो दांत और ओठ, यानी इसको दंथस्थ्य वर्ण बोला जाता है, याद रखिएगा, दांत और ओठ से उच्चारित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए क्या कहलाते हैं? ध्यान सुनिएगा, आपको बताया गया था सर कि जो वर्णों का उच्चारण होता है ना, उसके स्थान के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे कि क ख ग घ अंग कंठ से आता है ना, अ आ कंठ से आता है ना, ह और विसर्ग कंठ से आता है ना, तो इसको कंठ वर्ण बोला जाता है। कंठ वर्ण जहां से आएगा उसको वो उस वर्ण का नाम दे दिया जाएगा। अगला है, ए और ए वर्ण का
क्या कहलाते हैं? तो ये इनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है, याद रखिएगा, इसलिए कंठ तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर किधर है? अच्छा, कंठ तालव्य है कि नहीं जी? ऑप्शन नंबर ए में है। जी हाँ, चलिए सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है विसर्ग का उच्चारण स्थान। अभी मैंने बोला था ऊपर, अभी ये बोला था, क्या होता है? कंठ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, मूर्धन्य वर्णों में कौन सा वर्ग शामिल है? ध्यान दीजिएगा, मूर्धन्य वर्ण यानी मूर्धरा से उच्चारित होने वाले वर्ण मूर्धन्य वर्ण बोले जाते हैं, याद रखिएगा। तो कौन कौन आते हैं? तो ट वर्ग आता है, री आता है, र भी आता है, और अभी कुछ देर पहले मैं बताया था मूर्धन्य स आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मूर्धन्य में क्या? तो ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ अ। अगला है अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो अनुनासिक वर्ण कौन कहे जाते हैं? जो नासिका और मुख, नाक और मुख से बोले जाते हैं, याद रखिएगा। तो नासिका और मुख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तालाबे स्वर का उच्चारण स्थान अभी मैंने ऊपर बताया था, तालाबे, तालु, ए। पंचमाक्षर किस श्रेणी में आते हैं? पंचमाक्षर किस श्रेणी में आते हैं? याद रखिएगा, ये नासिका और मुख से उच्चारित होने वाले वर्ण है, और नासिका और मुख से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? अनुनासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त दांत, दांत किधर है? दांत, ऑप्शन नंबर बी दंत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए यहाँ पे कौन सा स? पेट काटा स, वही मूर्धन्य स। मूर्धन्य स किस प्रकार का वर्ण है? मूर्धन्य ऊपर बताया था, तो मूर्धन्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, देखिए, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो छोटी ई या बड़ी ई बोलिए, चाहे च छ ज झ इ बोलिए, तालु से आते हैं। कहां से आते हैं? तालु से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु। ठीक है, अगला है र वर्ण का उच्चारण, र मैंने अभी ऊपर बताया था मूर्धरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका और मुख, पंचमाक्षर भी इसमें होता है और अनुस्वार भी होता है, याद रखिएगा। अनुनासिक वर्ण, तो नासिका और मुख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दौंथोष्ठ्य वर्ण निम्नलिखित में से कौन है? दौंथोष्ठ्य दांत और ओठ से उच्चारित होने वाला वर्ण ऊपर बताया गया था, वह होता है, एकमात्र वर्ण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंठ और तालु के मेल से किन वर्णों का उच्चारण होता है? कंठ और तालु, कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं? तो ए और ए है, याद रखिएगा, नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए और ए ये कंठ तालव्य वर्ण है। अगला है य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो य तालु से उच्चारित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल जो होता है वो दंत से आता है, याद रखिएगा, दांत, दंत। तो दंत किधर है? ये तालु है, यहाँ पे दंथोष्ठ्य है, यहाँ पे वर्तस्य है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा बाबू इस क्वेश्चन पर अच्छी तरह से। ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने एक चीज स्पष्ट कर दी अभी, क्या होता है बाबू? तो दंत होता है। चलिए ठीक है, इसमें दंत नहीं है, लेकिन याद करिए, मैंने आपको क्लास में वर्तस्य भी बताया था। इसका मतलब क्या होता है? दांत और मसूड़े के मेल से उच्चारित होने वाला वर्ण। तो ल जो होता है उसमें दांत और मसूड़ा की भी सहायता लिया जाता है, ये भी आपको सिखाया गया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बच्चे बी और सी टिक के होंगे, गलत, यहाँ पे दंथोष्ठ्य लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, गलत है। अगला है, हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवाए जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रोज लिखवाए जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, चलिए वही में से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, इटली का एकीकरण, चाहे जर्मनी का एकीकरण, चाहे फ्रैंकफर्ट की संधि पूछे, किस वर्ष हुई थी? तो 1871 में हुई थी, सभी को पता है। तो 1871 का है, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपको लिखाया गया था, वियना कांग्रेस बोले या वियना सम्मेलन बोले, या सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब हुआ था? तो दोनों साथ ही हुआ था, 1815 में। ठीक है, आपको याद है। आगे बढ़ते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किन्होंने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जिम्मेदारी। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए, कभी एग्जाम में इसी टाइप का हो जाता है भाई, मिसप्रिंट हो जाता है, मिसटाइपिंग हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन आप जरा सोचिए, इस क्वेश्चन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे बेहतर कौन होगा? जिम्मरमैन आ रहा है ना,
सर कहीं भी नहीं है जिम्मरमैन के जैसे। सुभाष चंद्र बोस देखिए, महात्मा गांधी हाँ जिम्मेदारी, हाँ जिम्मरमैन जिम्मेदारी, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। डी ही आप टिक करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास खाने के लिए है, सुनिएगा ये ऐसे है हमारे पास पेट भरने के लिए है और पेटी भरने के लिए नहीं है, ये महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। थोड़ा सा गलत हो गया, याद रखिएगा। हमारे पास पेट भरने के लिए है पर पेटी भरने के लिए नहीं है, महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कुछ हो उस संदीप से त्रिभुज से फरियाएंगे। ठीक है, तो मैथ साइंस वही पढ़ाते हैं आप लोग को, एक्चुअली सभी लोग सब कुछ पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही हमारे तरफ से। हमको पता है कि सभी लोग खूब बेहतर लिखे होंगे, पढ़े होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। 2027 के लिए तैयार हो जाइए, एग्जाम आप देने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, तो विकास सर तो अपना पेपर डिस्कस कर लिए, और हम शुरू करते हैं मैथ और साइंस जो भी क्वेश्चन है सब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का मान क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सवाल पढ़िए, सवाल के अनुकूल जो फोटो बनता है फोटो बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल में कहते हैं त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कोण बी क्या है, समकोण है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं समकोण, 20 समकोण देते हैं, बी लिख लेंगे, अब मान लीजिए ए लिख देते हैं, सी लिखते हैं, एबीसी त्रिभुज बन गया ना। इसमें बोला गया AB बराबर 24, ऐसा ये वाला कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो जो निकाला उसमें फिरते हैं लोग, साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो एक कोण ए के लिए P कौन है, 7 है, और H कौन होगा, AC होगा। तो AC का मान क्या है, आप इससे निकाल सकते हैं, बट जब ऑब्जेक्टिव सवाल है तो सब निकालने की भी जरूरत नहीं होती है। आगे ये देखिए किस ऑप्शन में ऊपर 7 दिया है, देखिए यहाँ 7 दिया है और कहीं 7 दिया है, नहीं दिया है ना, आगे आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 टिक करो। ठीक है, आप ऐसे भी सोचिए, साइन का जो मान होता है 1 से कम होता है या 1 के बराबर हो सकता है, और 24/25। ठीक है, यहाँ तो 24 तो होगा नहीं, 24 बेस है 25, ये 25/7 के 1 से बड़ा, भी 1 से बड़ा, तो दो कोई कीमत पर नहीं हो सकता। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए बराबर 7/25 हो तो कॉस ए बराबर क्या। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यानी P का मान यदि 7 तब H का मान 25, तो हमें निकालना है कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, यानी नीचे यहाँ 25 है तो इसमें भी नीचे क्या रहेगा, 25 रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा सर, ऊपर B का मान रहेगा, तो नीचे तो 25 रहेगा। देखिए कहीं नीचे 25 दिया है, दो ऑप्शन में दिया है, ये इसमें तो नहीं देते, दो कैंसिल हो गया। अब ये दो में कोई होगा, कौन सा होगा चेक करते हैं। तो अब देखिए P का मान दिया है 7, तो B का मान कॉन्फर्म है 7 तो अलग होगा, यहाँ 7 दिए हुए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, B, तो B टिक। तब इसे सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं या ऑप्शन से भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल दिया है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन हो गया ना, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। चलिए इसको लिख देते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 8/15। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, तो B/P, यानी B का मान 8 तो P का मान 15। हमें क्या निकालना है, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो P का मान कितना दिख रहा है 15, अब बटा में H तो आप निकाल सकते हैं, बट देखिए ऊपर 15, कहीं ऊपर 15 दिया है, सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो ए टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, यदि सेक ए बराबर इतना हो तो कॉस ए का मान क्या हो। तो हम लोग जानते हैं सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस होता है, इसी को उल्टा कर देंगे, 13/12 तो क्या होगा, 12/13, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर देंगे। अगला 1 + 10² 30 डिग्री बराबर क्या होगा, इसको या तो आप सॉल्व कर लेंगे 10 30 डिग्री का मान रखकर। यदि आपको याद हो कि 1 + 10² का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, अब बटा में कितना है 3, तो 4/3 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी करो। ओके, बट यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 है तो 1, 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना क्या 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम कितना गया 3 3 एकम 3 1 4, यानी 4/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या गया, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 1 - 10² 45, तो 1 है तो 1, अब माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 स्क्वायर, तो 1 - 1 कितना है, देखिए तो 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला सवाल दिया गया यहाँ पर 2 10² 45, तो 2 है तो 2 इंटू 10 45 डिग्री, तो 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस,
cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का मान क्या होता है? तो cos 30 का मान तो √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। sin 60, sin 60 का मान क्या होता है? 1/2 ना, 1/2 नहीं, √3/2 होता है ना, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, बटा है तो बटा। नीचे क्या है? cos 45 डिग्री, cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2, तो 1/√2। हम ये देख रहे हैं ये दोनों के दोनों सेम है, ये प्लस में को माइनस में, तो खत्म हो जाएगा। तो ऊपर कितना है? ऊपर यहाँ पर गया 2 इंटू 1 कितना है? 2, ये नीचे गया 1/√2, तो √2 ऊपर आएगा तो कितना आ गया? 2√2। कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 मिनट। एक और आपको बात बताया गया था, चारों ऑप्शन पढ़ के टिक करेंगे, ठीक है, घबराना नहीं था। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया 1/√2, ठीक है, बी दिया 1 तो होगा नहीं। अच्छा, तो √2/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? तो ऑप्शन डी में दिया है ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉसेक ए बराबर √5 हो तो कॉट ए का मान होगा। कॉसेक ए बराबर √5, तो कॉट ए का मान क्या होगा? ठीक है, यदि आपको कॉसेक और कॉट में डायरेक्टली रिलेशन पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, कॉट ए है तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक का मान कितना है? √5, तो √5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब माइनस में होगा 1, √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5, अब माइनस 1, 5 में से कितना गया? 4, 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, तो 2 हो गया। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दें। ओके, बट ये तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है लोग, अभी हम लोग एकदम शुरू का पढ़े हैं लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। तो सर जितना पढ़े उससे कैसे बनेगा? आराम से बनेगा। कैसे? कॉसेक ए के मान दिया है √5, तो लिख लेते हैं कॉसेक ए बराबर √5। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा पी, तो एच बटा पी, यहाँ बटा कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, तो एच का मान √5 और पी का मान 1। हमें क्या निकालना है? कॉट निकालना है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो जानते हैं कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा पी, ठीक है, पी का मान तो 1 दिख रहा है, बट बी का मान क्या? तो बी तो निकालना पड़ेगा, तो इस डेटा से बी निकाल सकते हैं। कैसे? बी का फॉर्मूला तो √h² माइनस p²। एच का मान कितना है? √5, तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा, अब पी का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 5 में से गया 4, और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, तो बी का मान कितना गया? 2, और 2 बटा 1 कितना होता है? 2 होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान देंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, चलिए यहाँ पे एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समकोण हो और समद्विबाहु माने बाकी दोनों भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? तो कौन से तो समद्विबाहु बनेगा नहीं, तो बाकी यही ना दोनों बराबर हो सकता है। तो ये फोटो जो बनाई किसका फोटो है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का फोटो है। बोला कि ए बी बराबर बी सी, अच्छा यानी इसको ए बी सी ऐसा लिख ले, इसमें क्या है? ए बी बराबर बी सी, मिल गया। तो बोला tan ए बराबर क्या है? इस फोटो में हमें किसका मान निकालना है? tan ए का मान निकालना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा b, तो कोण ए के लिए p कौन है? BC, और b कौन है? AB, और ये दोनों को दोनों क्या है? बराबर है, तो जब दोनों बराबर तो कैंसिल हो, कितना आएगा? 1 आएगा, यानी tan ए का मान क्या होगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। कैसे? तो 9th क्लास में पढ़े होंगे लोग, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी दोनों कोण क्या होगा? बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है? 180 डिग्री, 90 खत्म, तो दोनों जोड़े पर 90 आएगा, और 90 डिग्री को 2 बराबर भाग में बांटे, कितना आएगा? 45, 45, यानी ये भी आएगा 45 डिग्री, ये भी आएगा 45। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, जब ए का मान है 45, हमें निकालना है tan ए, यानी tan 45 डिग्री का मान निकालना, और आप लोग tan 45 डिग्री का मान पढ़ चुके हैं लोग, कितना होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होता है साइंस का सवाल, ध्यान देंगे। सवाल दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें बताना है सत्य नहीं है यानी गलत है। देखते हैं, ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा के ग्रुप, ये तो सत्य है, बट हमें देखना है सत्य नहीं है। बीजी है प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, ये भी सत्य है। सीधी है समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, तो क्या समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा अवशोषक है? नहीं, प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। अधिकांश प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। बट ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। डी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सही बात है, ये भी सत्य है, बट हमें ढूंढना तो सत्य नहीं है। तो कौन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आपतन कोण होता है, तो बताइए आपतन कोण क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे लोग, कहीं भी मान लीजिए प्रकाश की किरण परिवर्तित होती है, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन हो,
आपतित किरण और विलंब के बीच कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो ये बोला कि आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच कोण, यानी ये ऑप्शन ए में बोला है कि ये वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं। कैसा होता है क्या, देखिए तो ये वाला ना आई था, ये वाला क्या था? आर था। इसे तो नहीं बोलते, यानी कैंसिल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? कैंसिल हो गया। बी बोले परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच कोण, क्या इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण? नहीं बोलते हैं। अगला ऑप्शन दिया आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच कोण। सही बात है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए समतल दर्पण बनाते हैं, एक प्रकाश किरण लंबवत आती है, लंबवत बताइए, जब लंबवत आएगी तो क्या होगा? एकदम ठीक इसी पर चला जाएगा। तो बताइए यहाँ पर आपतन कोण का मान क्या था? तो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। तो 0 डिग्री परावर्तन कोण में क्या हो? 0। हालांकि दिखाई भी दे रहा है, जब इसी पर सीधा जा रहा है तो अभिलंब के साथ कितना कोण बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। यानी परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। तो बताइए किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है? तो कौन दर्पण में बनता है? समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के, ध्यान देंगे, अवतल दर्पण से बनने वाला, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बोला है, क्या बोला है? वास्तविक। हालांकि अवतल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? बड़ा ही बनता है। बड़े वास्तविक प्रतिबिंब में कभी बड़ा बनता है, कभी बराबर बनता है, कभी छोटा भी बनता है। क्या बोला कि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा कब बनता है? आकार में बड़ा होता है। ठीक है, तो यह चीज हम लोग पढ़े थे। लोग कौन दर्पण बोला है? अवतल दर्पण। ठीक है, बिना ऑप्शन का इसको देखते हैं लोग क्या होगा। ये पी, ये एफ और ये क्या हो गया? सी। तो जब वस्तु P और F के बीच होता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। वास्तविक कब बनता है? जब वस्तु F पर हो या इधर कहीं भी हो, क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो याद कीजिए, F पर होता है तो बहुत बड़ा बनता है, F और C के बीच रहता है तो वो बड़ा बनता है, यहाँ पर है तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। अब इधर जैसे से लाएंगे तो प्रतिबिंब तो घटेगा लेकिन वस्तु से बड़ा रहेगा, लेकिन जैसे C पर पहुंचाएंगे तो वस्तु के बराबर हो जाएगा, इधर आएंगे तो घटने लगेगा। तो बताइए प्रतिबिंब बड़ा कहाँ बना? जब C और F के बीच रहा। C माने वक्रता केंद्र, F यानी फोकस। तो ऑप्शन ए बोले वक्रता केंद्र होती नहीं, वक्रता केंद्र पर होता है तो क्या बनता है? बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कैंसिल हो गया। हमें चाहिए बड़े आकार का बनता हो। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, जी बिल्कुल, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है वस्तु, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। आप चेक भी कर सकते हैं, भाई हम यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं, प्रतिबिंब बनाना है, पढ़ते ना, कम से कम 2 किरण खींचना होता है। अरे वो मान लेते हैं एफ से भेज देते हैं समांतर, देखिए तो कैसा बन गया, देखिए तो बड़ा बन गया। तब बना सकते हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। ठीक है, अब देखिए जो वस्तु है, वस्तु का आकार यानी ऊंचाई कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर दिया है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। अब देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी कितने, किसके बराबर है? वक्रता त्रिज्या के बराबर है। यानी वस्तु को कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र पर रखा गया है, कि वक्रता त्रिज्या यही ना होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ पर वस्तु को रखा गया है। इसका आकार कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोला गया है प्राप्त प्रतिबिंब का आकार क्या है? एकदम सिंपल है, हम लोग पढ़े थे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब क्या होगा? 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? किसके द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, ये हमें पहचानना है। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए, प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो सही बात है, बट हमें गलत ढूंढना है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, नहीं, यही गलत मिल गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर दी। ओके, थोड़ा ये भी देख लेते हैं लोग। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार में छोटा बनता है, ये भी सही बात है। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ये भी सही बात है। हमें क्या ढूंढना था? असत्य ढूंढना था। तो असत्य इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। बी क्या बोल रहा है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान होता है, कितना होता है? +1 होता है। इन ऑप्शन नंबर सी। क्यों होता है हम लोग ये भी पढ़े हैं। ठीक है, हालांकि आप निकाल भी सकते हैं कैसे, आवर्धन का फॉर्मूला पढ़े चलो, h/h। और समतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है। जब दोनों बराबर तो कैंसिल हो, कितने का? 1 आएगा। तो सर फिर ये प्लस चिन्ह यहाँ पर क्या कर रहा है? ये प्लस चिन्ह क्या बताता है? कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा आभासी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, अच्छा लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक कर। अगला, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है,
तो चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी हम लोग कहाँ मापते हैं? दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टी कर देंगे। और निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, तो हम लोग 3 दर्पण पढ़े थे लोग। एक पढ़े थे समतल दर्पण, एक पढ़े थे अवतल दर्पण, एक पढ़े थे उत्तल दर्पण। इसमें समतल दर्पण में आभासी बनाता है तो वास्तविक वाला बातें नहीं होगा। उत्तल में हमेशा आभासी बनता है, वास्तविक वाला। मात्र एक ऐसा दर्पण अवतल दर्पण है जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। सभी प्रकार का मतलब वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। तो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब की बात किया है, तो वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ कौन बना सकता है? अवतल दर्पण बना सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त हो सकता है? ध्यान देंगे, वस्तु से छोटा और आभासी। तो सबसे आगे आभासी प्रतिबिंब की बात किया तो बताइए, हम सिर्फ अपने क्वेश्चन करते हैं। मान लेते क्वेश्चन करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बन सकता है, तो दिमाग में क्या आंसर आएगा? समतल दर्पण से भी बन सकता है, अवतल से भी बन सकता है, उत्तल से भी बन सकता है। लेकिन अब इसमें हम एक कंडीशन लगा दे, आभासी और छोटा कैसे बन सकता है? तो देखिए, तो समतल की बात करें तो आभासी बनता है बट हमेशा बराबर बनता है, तो समतल यहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया? छोटा और आभासी। अवतल की बात करें, जब अवतल में आभासी प्रतिबिंब बना था, क्या बना था? बड़ा बना था। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं तो उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये भी कैंसिल हो गया। सी बोल रहा है समतल और अवतल दोनों में, नहीं, कैंसिल। डी बोल रहा है उत्तल दर्पण, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी, तो डी करेंगे। उत्तल दर्पण में ही वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रहता है तभी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। इसलिए हम लोग ट्रिक, चलो क्या पढ़े थे? क्या जी हम लोग पढ़े थे? एफ सी आई, नीचे इसी को उलट कर लिख देंगे आई सी एफ। एफ माने फोकस, सी माने वक्रता केंद्र, आई माने इन्फिनिटी यानी अनंत। जब वस्तु को एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई यानी अनंत पर बनता है। और जब वस्तु को सी पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर बनता है। जब वस्तु को आई पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ पर। जब वस्तु को एफ और सी के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई और सी के बीच। जब वस्तु को सी और आई के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच। अब इसे रिवर्स पूछे, प्रतिबिंब को सी पर बनाना है तो वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा? सी पर रखना पड़ेगा। हम चाहते हैं प्रतिबिंब फोकस बने तो वस्तु कहाँ होना चाहिए? अनंत पर होना चाहिए। हम चाहते हैं प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु कहाँ होना चाहिए? फोकस पर होना चाहिए। तब इजीली बता सकते हैं। बट यहाँ क्या था, कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ होना चाहिए? वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, चलिए 73 हो गया, 74 देखते हैं। सवाल दिया गया यहाँ पर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? देखिए, जब यहाँ पर बड़ा लिख देना, बड़ा, तो समतल में हमेशा बराबर बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। तो बड़ा सिर्फ एक ही बना सकता है, इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 80 करोड़। ओके, अगला क्वेश्चन, हालांकि कब बनता है ये भी आप लोग पढ़े लोग, कि जब वस्तु पी और एफ के बीच रहता है तो प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है, और क्या बनता है? बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है? ऑप्शन ए केवल आभासी प्रतिबिंब, नहीं, अवतल में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। बी बोल रहे केवल वास्तविक प्रतिबिंब, सी बोल रहे दोनों, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर दो। ओके, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी भी बन सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो, यानी पी और एफ के बीच हो, तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, कैसा होता है? आभासी होता है। ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, कैंसिल। बी वास्तविक और छोटा, वास्तविक है तो कैंसिल हो गया। आभासी और बड़ा, जी आभासी और बड़ा बनता है, आभासी और छोटा नहीं होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर दो। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण का बात कर रहे हैं, तो कैसा बनता है? आभासी बनता है, सही बात। आगे भी देख लेते हैं, वास्तविक तो होगा नहीं, आकार में बड़ा होगा नहीं, उल्टा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्यों ऑप्शन पढ़ना पड़ता है? हो सकता है मान लीजिए यहाँ पर आभासी दिया है, या सीधा दिया होता है, यहाँ पर दिया होता है ए और बी, इसलिए पूरा भी ऑप्शन आपको पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। अब देखिए, एक दर्पण है, उस दर्पण से एक वस्तु को हम कहीं भी लेकर उसके सामने रख रहे हैं, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए दर्पण क्या होगा? सिर्फ सीधा का बात किया नहीं किया है, तो दर्पण क्या हो सकता है? उत्तल भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है समतल, बी बोल रहा है केवल उत्तल, सी बोल रहा है समतल अथवा उत्तल, डी अवतल। तो अवतल तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा रहता है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का
सीधा और बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब बराबर होता है क्या होता है? केवल समतल। बोलता सीधा और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होता है? केवल। लेकिन यहाँ बोला सिर्फ सीधा, तो सीधा के लिए दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर सकता है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। सवाल दिया यहाँ पर 80 नंबर कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या दोगुना होता है, तो 12.5 का दोगुना क्या होगा? 25 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, फोकस से वक्रता केंद्र से इसमें निकालना है, फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी निकालना है। चलिए थोड़ा फोटो बनाते हैं। कौन दर्पण बोला है? अवतल दर्पण। चलिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण। ये क्या होता है? पी होता है, यहाँ पर एफ होता है, और यहाँ क्या होता है? सी होता है। इसे हम लोग पढ़े हैं लोग। अब देखिए सवाल में क्या दिया है? अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन पूछा गया फोकस से वक्रता केंद्र, यानी फोकस से वक्रता केंद्र, यानी आपको ये दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ये दोनों दूरी बराबर होता है, तो 25 तो ये कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कौन सही है। ऑप्शन ए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं ना, बट ये गलत हो गया, हमें ढूंढना है सही। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है? नहीं, उल्टा होता है, तो भी कैंसिल। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? नहीं, फोकस दूरी का 2 गुना होता है, आधा नहीं होता है, ये भी कैंसिल। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, सही बात है। आवर्धन का मान यदि माइनस में है, हम लोग पढ़ते हैं ना, एम का मान प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। तो प्लस में कब होता है? जब प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी हो। माइनस में कब होता है? जब प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक हो। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, यानी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। ऑप्शन ए, फोकस की दिशा में आपतित किरण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। सही बात है। दर्पण में अच्छा मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो फोकस की ओर भेजेंगे तो क्या होगा? समांतर निकल जाएगा। उत्तल दर्पण में यदि फोकस की ओर भेजे, हालांकि फोकस पर नहीं जा पाता है, बट यदि फोकस की ओर किरण भेजे क्या होगा? समांतर ही निकलेगा मुख्य अक्ष के। तो ये सही है। हमें क्या ढूंढना है? असत्य ढूंढना है। ये कैंसिल हो गया। वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, भी सही बात है। हमें क्या ढूंढना है? गलत बात ढूंढना है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्या सिर्फ वास्तविक बनता है? नहीं, अवतल दर्पण द्वारा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए ये वाला गलत है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? जो गलत है वही सही है। यहाँ पर क्या बोला गया था? कौन असत्य है? ठीक है। अगला दिया उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो सही बात है। हमें गलत बात ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी आ गया। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परिवर्तित किरण क्या होता है? जब कोई किरण सी से जाता है, सी यानी वक्रता केंद्र से, क्या होता है? उसी पर चला आता है, उसी पर चला जाता है। जब हम लोग किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़े थे लोग, तो ये सभी हम लोग पढ़े थे लोग किरणों के बारे में। तो ये सब सवाल देने का पर्पस क्या रहा है? ये देखना रहा है कितने स्टूडेंट है जो किरण आरेख और जो प्रतिबिंब निर्माण पढ़े थे लोग पूरा बढ़िया से सीखे हैं। ठीक है, और ये आसान था, ये आप लोग क्लास में ही आपको मतलब याद हो गया था, इतना आसान ही है। तो बोल रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो बताइए परिवर्तित किरण क्या होगा? उसी रास्ता पर जाएगा। तो ऑप्शन ए बोला दर्पण के ध्रुव से होगा, गलत। दर्पण के फोकस से जाएगा, गलत। पूर्व पथ पर लौट जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? यानी कौन दर्पण द्वारा आभासी मिल सकता है? ये नहीं बोला कि हमेशा आभासी मिले। ए, समतल दर्पण द्वारा, जी बिल्कुल, ये तो हमेशा देता है भाई। बी, अवतल, क्या अवतल दर्पण द्वारा आभासी मिल सकता है? मिल सकता है। कब? जब वस्तु पी और एफ के बीच रहे तब तो मिल सकता है ना, राइट, ये भी हो सकता है। टी, उत्तल दर्पण द्वारा, इस बार तो हमेशा आभासी मिलेगा। तो डी बोल रहा है इनमें तीनों दर्पण द्वारा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी करो। ओके, समझ लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा रहता है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा? तो हमेशा होता तो क्या होता? समतल होता और क्या होता? उत्तल होता। बट यहाँ बोला आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो भाई तीनों द्वारा तो मिल सकता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ध्यान देंगे सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, कितना होता है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है अनंत, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर। अगला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर देंगे।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट के लिए किसका उपयोग करते हैं लोग? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं लोग। ऑप्शन नंबर बी। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? दूर के लिए उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। जरा दूर दृष्टिता यानी जरा दूरदर्शिता के लिए, जरा दूरदर्शिता के सुधार में प्रयुक्त लेंस है। कौन लेंस का उपयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सिटी कर देंगे। अबिंदुकता के सुधार में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, यानी दृष्टि पटल पर बनता है। दृष्टि पटल हिंदी शब्द, रेटिना इंग्लिश शब्द है। तो ऑप्शन ए बोले कॉर्निया पर नहीं, बी लेंस पर नहीं, सी रेटिना पर, तो जी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 सवाल यहाँ पर, मानव नेत्र में पाए जाने वाला लेंस होता है, बताइए हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। अवतल दर्पण को कहा जाता है। ऑप्शन ए अपसारी दर्पण, बी अभिसारी दर्पण, सी समतल दर्पण, डी पारदर्शी दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी अभिसारी दर्पण। क्यों? तो समतल दर्पण के मुख्य अक्ष से जितने भी समांतर किरणें आती हैं सब क्या होती हैं? परावर्तनवाद। अभिसारी फोकस पर, इसे बोलते हैं अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो उत्तल को अपसारी दर्पण फैला जाता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, बी उल्टा, सी काल्पनिक एवं सीधा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग। जी बिल्कुल, हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ कहीं नहीं ना लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया तो विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ लिखता है अनुप्रस्थ तरंग, यहाँ लिखता है बी और सी दोनों। तो क्या होता है? बी और सी दोनों होता है, इसलिए पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे तब टिक करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए कौन दर्पण का उपयोग करते हैं लोग? अवतल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। याद कीजिए, पढ़ते हैं ना, हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। लास्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी? ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक। इस तरह कर क्या होता है? तो आप लोगों ने जो टेस्ट दिया तो उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी बनाए होंगे सब सही होगा। यदि कोई गलती रहा हो तो ध्यान देंगे कि क्यों गलती हो गया, उस गलती को सुधारेंगे और अगला टेस्ट में 100% स्कोर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।